हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा दिया गया ये रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको ये यूज़ करने से एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो आइए कोर्स कंटिन्यू करते हैं। ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री की समरी है बेसिकली, और इसके अंदर मैं एंशंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया अलॉन्ग विद एन आर्ट एंड कल्चर कवर करूंगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उनमें मैंने चैप्टर नंबर 1 to 7 जो है कवर कर लिया है। और जो हमारा लास्ट सेशन था, लास्ट उसके अंदर मैंने जो है पोस्ट मॉडर्न इंडिया कवर किया था। आज के सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8, दैट इज द संगम एज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संगम एज के बारे में, यानी एक तरीके से हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टुडे सेशन। तो जो आज का सेशन है हम उसमें कवर करेंगे संगम लिटरेचर के बारे में और अदर सोर्सेज जो हमें संगम पीरियड के बारे में बताते हैं उनके बारे में। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री संगम पीरियड की। उसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइम पे कल्चर कैसा था, व्हाट वाज द रिलीजन एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द संगम पीरियड। और एट द एंड वी विल लुक फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द संगम एज, यानी संगम पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। सो आइए कोर्स की चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो संगम एज, जो संगम एज है ये जो है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, एंशियंट साउथ इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो प्लेस है इसकी है। इसी से हमें पता चलता है कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन कौन से रूलर्स थे और काफ़ी हद तक क्या वहाँ पर सोसाइटी और कल्चर था, ये हमें जो है संगम एज के सोर्सेस से ही जो है पता लगता है। अब संगम एज क्या चीज है, व्हाट आर संगम्स। जो संगम है उनका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। ठीक है, अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स का मतलब कि जो संगम है वो क्या होती थी, सभा होती थी किनकी, तमिल पोएट्स की। उसमें जो है तमिल पोएट्स मिलते थे और वो लोग जो है अपना लिटरेरी वर्क्स करते थे, लिखते थे, राइटिंग्स करते थे और अपने हिस्ट्री के बारे में, रूलर्स के बारे में पोएम्स लिखते थे, नॉवेल्स लिखते, मतलब इस टाइप से वो सब उस वहाँ पर लिटरेरी वर्क होता था उन अकेडमीज के अंडर। तो माना जाता है कि जो संगम है, संगम एज है, वो 3 संगम में डिवाइडेड है। संगम पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 3 संगम्स। ठीक है, अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, जो साउथ इंडिया का जो साउथ इंडिया में है आज का प्रेजेंट डे तमिलनाडु, तो उसको एंशियंट टाइम पर बोला जाता था मुच्छंगम। क्या बोला जाता था उसको, मुच्छंगम, तमिलनाडु को। ठीक है, और जो ये संगम्स थे ये जो हैं फ्लरिश हुए अंडर द रॉयल पैट्रनेज ऑफ पंड्याल्स, यानी जो पंड्याल रूलर थे उनके जो है पैट्रनेज में जो है ये संगम्स जो है फ्लरिश हुए। ठीक है, यानी उन्होंने ही जो है इनको पैट्रनेज किया पंड्याल्स ने, और उन्हीं के देख रेख में ये फ्लरिश हुए। अगर हम बात करें तीनों संगम के बारे में, तो पहली जो संगम हुई, द फर्स्ट संगम वाज हेल्ड एट मदुरई। कहां पर हेल्ड हुई है, मदुरई में हुई। और माना जाता है कि दैट इट वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस, यानी जो उस टाइम पे बहुत विद्वान साधु संत होते थे उनके द्वारा ये अटेंड की गई। हालांकि इस संगम का, फर्स्ट संगम का हमारे पास कोई लिटरेरी वर्क नहीं है। नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम वाज अवेलेबल। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड संगम जो कि हुई थी कपड़पुरम में, और इसके भी जो है सारे जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो गायब, मतलब पैरिश्ड हो चुके हैं, मतलब दे आर नॉट अवेलेबल। सिर्फ एक बचा है जो कि है तोलकाप्पियम, जिसका राइटर था तोलकाप्पियर। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। फिर वहीं हम बात करें थर्ड संगम के बारे में, थर्ड संगम जो है फिर वो मदुरई में हुई और बोला जाता है कि इट वाज फाउंडेड बाय मुदत्थी रू मरण।
मुदथिरुमरन, इनके द्वारा जो है वो फाउंडेड हुई थी, मतलब इनके टाइम पर हुई थी वो। और उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स, यानी काफी पोएट्स ने जो है उसमें पार्ट लिया था, और बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर जो है लिटरेचर जो है डेवलप हुआ था, मतलब लिखा गया था। बट वही विद द टाइम इट वाज आल्सो पेरिश्ड, और काफी थोड़ा ही जो है सरवाइव कर पाया, मतलब आज की डेट में जो है ओनली फ्यू हैड सर्वाइव्ड। ओके, सो दिस वाज अबाउट 3 संगम्स। अब बात करें इन संगम के बारे में, इन लिटरेरी वर्क्स के बारे में जो इन संगम से हमें मिलते हैं, तो दे आर द यूजफुल सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द संगम एज। इन्हीं सोर्सेज से जो है हमें संगम एज के बारे में जो है पता लगता है। ओके, सो दे आर द यूजफुल सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। अगर हम देखें संगम लिटरेचर के बारे में, जो इस संगम 3 संगम्स में जो है डेवलप हुआ, तो जो काफी हद तक तो उसमें पैरिश हो गया, वो नहीं है हमारे पास अवेलेबल। बट जो अवेलेबल है अगर हम उनके बारे में देखेंगे इस संगम लिटरेचर के अंडर, तो जो संगम लिटरेचर है उसके अंदर जो है क्या क्या है, एक तो है तोलकाप्पियम, एक है एतुतोगई, दूसरा है पतुपट्टू, तीसरा है पथिनेन किलकनकू, एंड देयर वर टू एपिक्स, जिन एक है सिलपादिकारन एंड एक है मणिमेगलई। तो आप ये याद रखिए 6 मोटे मोटे जो चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला है तोलकाप्पियम, दूसरा है एतुतोगई, तीसरा है पतुपट्टू, और चौथा जो है पथिनेन किल कनक्कू, और देयर वर 2 ग्रेट एपिक्स जो है सिलपादिकरम एंड मणिमेगलई। सो अगर हम बात करें तोलकाप्पियम की, जो तोलकाप्पियम है उसको लिखा था तोलकाप्पियर ने, एंड इट वाज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर, जो कि सेकंड संगम में जो है डेवलप हुआ था। और बेसिकली वो क्या है, एक तमिल ग्रामर बुक है, ठीक है। इट वाज अ तमिल ग्रामर बुक, बट इट आल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द संगम पीरियड। तोलकाप्पियम एक तरह के से जो है तमिल ग्रामर बुक है, बट स्टिल उससे हमें जो है पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में संगम पीरियड की पता लगता है। वहीं अगर हम बात करें एतुतोगई के बारे में, जो एतुतोगई है वो बेसिकली इसका मतलब जो है वो है 8 एंथोलॉजीज, यानी 8 वर्क्स, 8 वर्क हैं वो, 8 एंथोलॉजीज हैं, जिसमें है एनगुरुनुरु, नरिनई, अग्गानाउरु, पुराणनुरु, पुरुनतोगई, कलितोगई, परिपड्डल एंड पड़ीरूपट्टू। सॉरी गाइस, ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, सो प्लीज अगर थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो फर्क तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर की, वो है पटुपट्टू, और वो है 10 आइडियल्स। उसके अंदर जो है 10 वर्क्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 10 आइडियल्स, ठीक है। तो ये नेमली ये हैं थिरु मुरु गरपड़ई, पोरुनरड़ पड़ई, सिरु पन्नरु पड़ई, पेरुम पन्नर पड़ई, मुल्लई पट्टू, नेंदुल वड़ई, मदुरई कंजी, कोरिंजी पत्तू, पतिनाला पल्लई एंड मलई पड़ू कड़म। सो ये दीज आर द 10 वर्क्स विच वर अंडर द पट्टू पट्टू, ठीक है। ये 10 वर्क से बना था मिलके। वहीं अगर हम बात करें एतुतोगई और पतुपट्टू के बारे में, जो एतुतोगई है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और जो पतुपट्टू है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड था। तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में जो डिवाइडेड थे, ये जो इनका जो स्टोरी थी, मतलब जो इनका प्लॉट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक तो था वो लव स्टोरीज से रिलेटेड, यानी अहम बोलते थे लव स्टोरीज को, और दूसरा था पुरम, यानी कि वेलियर स्टोरीज से रिलेटेड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अतुतोगई एंड पतुपट्टू। वहीं हम बात करें पथिनेन किलकन्नू की, तो इट वाज द ग्रुप ऑफ 18 वर्क्स, और ये जो है बेसिकली मोरल्स से और एथिक्स से जो है डील करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो माना जाता है तिरुकुर्रल को,
और जिसके ऑथर थे थिरुवल्लुवर। ओके, तिरुकुर्रल को माना जाता है, जिसके ऑथर थे थिरुवल्लुवर। इन पति नेम किल्लानकू में जो 18 वर्क्स थे उसमें एक इंपॉर्टेंट है तिरुकुर्रल, जो कि थिरुवल्लुवर ने लिखा था, एंड इट वाज आल्सो रिलेटेड टू द एथिक्स एंड मोरल्स। ओके, नाउ कमिंग टू एपिक्स, जो दो एपिक थे, जैसे हमारे यहाँ में नॉर्थ इंडिया में महाभारत और रामायण है, इसी तरीके से जो साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर के टाइम में जो टू इंपॉर्टेंट एपिक्स है वो है सिलपादीकारम, जिसको लिखा था इलांगो एडिगल ने, और दूसरा है मणिमेगलई, जिसको लिखा था सीतालई सत्तनर ने। ठीक है, इनसे भी जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है संगम पॉलिटी की और संगम सोसाइटी की। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर सोर्सेज। ये संगम लिटरेचर के अलावा जो सोर्सेज हैं, यानी जिनमें फॉरेन सोर्सेज भी हैं और थोड़े से नॉर्थ इंडिया के, जो यानी एंशिएंट नॉर्थ इंडिया है, उसके सोर्सेज भी हैं। वहीं अगर हम बात करें फॉरेन सोर्सेज के बारे में, तो हमें जानकारी मिलती है साउथ इंडिया की, वो मिलती जो है हमें मिलती है ग्रीक ऑथर से, लाइक मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एंड पॉलमी। इनसे हमें जो है, इनके वर्क से जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है साउथ इंडिया के बारे में। ये इनसे हमें काफी हद तक पता लगता है दैट देयर वाज कमर्शियल कॉन्टैक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द साउथ इंडिया, यानी कि जो गैंगेटिक वैली वाला एरिया है उनसे मगधन या मौर्यन अंपायर्स वगैरह का जो है इनके साउथ इंडिया के साथ कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स थे। वहीं अगर हम बात करें अशोकन इंस्क्रिप्शंस की, आपको ध्यान होगा जब हमने अशोक की टेरिटरी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि दैट बियॉन्ड, जो अशोक की टेरिटरी के बियॉन्ड डेक्कन में साउथ इंडिया में जो थे वो थे चेर, चोल और पंड्या रूलर्स ऑन द साउथ। ठीक है, तो इन अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी इनके बारे में हमें पता लगता है। वहीं अगर हम बात करें हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन की, जो कि कलिंग में है, और बाय खारवेल का हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन जिसको बोला जाता है, तो उससे भी जो है तमिल किंगडम्स के बारे में पता लगता है। वहीं विद द टाइम जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई अलग अलग जगह पे, अरिकमेडू में, पुम्पुहार में, कोडुमलन में, तो इनसे जो है हमें पता लगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से दैट द संगम पीपल, the people of South India during the Sangam period were involved in the overseas commercial activities. Okay, तो ये लोग जो है ओवरसीज यानी मैरीटाइम कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इंक्लूडेड थे, पार्टिसिपेट करते थे ये उनमें भी। सो वहीं अगर हम बात करें संगम लिटरेचर के पीरियड के बारे में, जैसे हमारा जो वैदिक लिटरेचर है तो उसका एक पीरियड है कि वैदिक लिटरेचर 1500 से 600 बीसी में हम उसको काउंट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें संगम लिटरेचर के बारे में, तो संगम लिटरेचर की क्रोनोलॉजी में उसके टाइम के बारे में जो है एक डिस्प्यूट है। ठीक है, स्कॉलर्स के बीच में वी डोंट हैव अ एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द संगम लिटरेचर, इट इज स्टिल डिस्प्यूटेड। ओके, वहीं अगर बात करें तो माना जाता है कि जो साइनोलीज क्रॉनिकल्स थे, दीपवंसा और महावंसा, जिनसे हमें अशोक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो जो राइटिंग्स हैं दीपवंसा और महावंसा, बोला जाता है कि वो सिलपादीकरण के कंटेम्परेरी हैं काफी हद तक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है दीपवंसा और महावंसा जो है वो साइनोलीज यानी कि जो श्रीलंका वाला पार्ट है वहां के राइटिंग्स हैं। तो जो वहां का रूलर था गजबागु सेकंड श्रीलंका का, उसके बारे में लिखा गया है दीपवंसा और महावंसा में। वहीं सिलपादीकारम जो है उसके अंदर लिखा गया है चेरन सेंगुतुवन के बारे में, जो कि चेर डायनेस्टी का रूलर था। और इन दोनों का ही जो रेफरेंस है वो सिलपादीकारम में भी मिलता है और दीपवंसा और महावंसा में भी मिलता है। तो इसलिए इनको थोड़ा बहुत हमें यहाँ से रेलिवेंस मिलता है कि सिलपादीकारम कब का था, यानी कि हमें थोड़ा बहुत पता लगता है जब हम उसको दीपवंसा और महावंसा के साथ देखते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो मोस्ट प्रोबेबल डेट रखी गई है संगम लिटरेचर की, उसको फिक्स किया गया है कि संगम लिटरेचर जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी में लिखा गया, यानी कि 300 बीसी से 300 एडी में लिखा गया, ज्यादा मोटा मोटा।
और ये हमें कैसे पता लगा? ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी, जैसे दीपवंश और महावंशा को हमने उसके साथ कंपेयर करा शिल्पादिकरम के साथ, और फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से पता लगा, और कुछ न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस से भी हमें पता लगा। ठीक है, तो ये तो हो गया संगम लिटरेचर के बारे में। अगर हम बात करें नाउ संगम पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे संगम पीरियड में, तो वी विल टॉक अबाउट देम नाउ, वी विल डिस्कस अबाउट देम नाउ। तो जो संगम पॉलिटी है, इफ वी लुक फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, यानी जो हमारा आज का ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है और वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, अगर हम ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ चलें तो जो ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, मॉडर्न डे केरला वाला एरिया है, जो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, प्रेजेंट डे मालाबार वाला एरिया है, मालाबार कोस्ट है, जहां जहां केरल है आज का, तो वहां पर रूल करते थे चेराज। चेराज वर देयर, ओके, चेराज थे वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न घाट्स पे थे ये लोग, और ये थे मालाबार कोस्ट वाले एरिया पे, जो केरल वाला एरिया है प्रेजेंट डे का, वहां पर। वहीं अगर हम बात करें चोल के बारे में, तो जो चोल थे उनको माना गया है कि ये जो थे ईस्टर्न घाट्स पे लगते थे, ये दोनों चोल और पंड्या काफी हद तक ईस्टर्न घाट्स पे थे ये दोनों, ये भी और ये भी। तो ये जो है चोल जो है, ये थे कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है, ये थे कोरोमंडल कोस्ट पे आज अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो। वहीं अगर बात करें पंड्यास के बारे में, तो ये थे तमिलनाडु पे, सेंट्रल और साउथ तमिलनाडु जो आज का है हमारा। अगर चोल्स को रखा जाए तो ये थोड़ा बहुत आज का, मतलब इनके एम्पायर में आंध्रा वाला एरिया भी हल्का फुल्का आता है चोल्स को अगर देखा जाए तो। चेर, चोल एंड पंड्या, दीज वर द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ द संगम पीरियड। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं इनकी जो एम्पायर थी या किंगडम्स थी, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इधर ये है चेर, ये देखिए, ये मालाबार कोस्ट वाला एरिया है ना, वेस्टर्न घाट्स वाला, और यहाँ पर क्या है हमारा केरला, मॉडर्न डे केरला भी है, केरला भी आ जाता है ये थोड़ा इधर। तो ये जो हो गए, ये हो गए चेर। वहीं यहाँ पे आ गए हमारे पांड्याज, ये पांड्याज है, देखिए अगर हम देखें तो ये थोड़ा बहुत सेंट्रल और सदर्न तमिलनाडु वाला एरिया है। वहीं ऊपर चल के देखें तो ये है उनके चोल। सो ये कहाँ पे है? ये ईस्टर्न घाट्स में है, और कौन सी कोस्ट पे है? कोरोमंडल कोस्ट पे, कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ कौन सी कोस्ट है हमारी? मालाबार कोस्ट, ओके, वेस्टर्न घाट्स में कोस्ट है हमारी मालाबार कोस्ट। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड किंगडम्स ऑफ द संगम पीरियड, चेर, चोल एंड पंड्या, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ देम। नाउ स्टार्टिंग विद द चेराज। जो चेराज हैं, आप देखिए कहां पे सिचुएटेड है, दे रूल्ड ओवर द मॉडर्न पार्ट्स ऑफ द केरला, जो आज का केरला है, वहां पे रूल करते थे, और इनकी कैपिटल थी वंजी। और इनके अंडर जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आते थे वो थे तोंदी एंड मुसिरी, ये दो जो है इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आते थे इन चेर्स के अंडर। और चेर के बारे में जो हमें पता लगता है वो पता लगता है पुग्गालूर इंस्क्रिप्शन से। पुग्गालूर इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द 3 generations ऑफ चेर रूलर्स। इससे हमें जो है 3 जनरेशन चेर रूलर्स के बारे में पता लगता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये है 1st सेंचुरी एडी का, ओके। अगर हम वहीं बात करें दूसरे अदर सोर्सेज के, तो उनमें है पढ़िरूपट्टू। पढ़िरूपट्टू से भी जो है हमें चेर किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि थे पेरुम सोरू उदयन, चेरालथन, इमया वर्मबन, नेदुम चेरालथन, और थे फिर जो थर्ड थे वो थे चेरन सेंगु तुव्वन। जो चेरन सेंगु तुव्वन थे, इनको काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। जो चेरन सेंगु तुव्वन थे, ये 2nd सेंचुरी से बिलोंग करते थे, और इन्हीं का जो ब्रदर था वो था इलैंगो एडिकल, जो कि जो है शिल्पादिकारम, जो कि एक एपिक है संगम पीरियड का, उसके ऑथर भी माने गया है इनको, इलैंगो एडिकल। और वो किसके ब्रदर थे? चेरन सेंगु तुव्वन के, जो कि एक इंपॉर्टेंट चेर किंग थे, रूलर थे। वहीं अगर हम बात करें चेरन सेंगु तुव्वन के मिलिट्री एक्सपेडिशंस की,
तो माना गया है कि दैट हिज एक्सपेडिशंस टू द हिमालयाज, जिनमें इन्होंने आर्यंस को, जो मतलब नॉर्दर्न इंडिया के लोग थे, उनको हराया, उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। वहीं अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलर्स, तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि इसके ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो नॉर्दर्न टेक्स्ट पे, कंटेम्परेरी नॉर्दर्न टेक्स्ट पे या नॉर्दर्न पीरियड हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता कि जो है चेरन सेगु तुव्वन ने नॉर्थ इंडिया पर हिमालय तक जो है एक्सपेडिशंस करे थे। ठीक है, वहीं बात करें सेंगु तुव्वन की, जो इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन था, सो इन्होंने ही क्या करा था, पत्तिनी कल्ट का जो है इंट्रोड्यूस करा था, जिसके अंदर कन्नगी को जो है वर्शिप होती थी और उनको आइडियल वाइफ माना गया था। ठीक है, ये एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ शिल्पादिकरम, ये शिल्पादिकरम के अंत से हमें पता लगता है इस सब के बारे में मोटा मोटा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द चोलास। अब चोलास के बारे में हम बात करें तो जो चोलास हैं वो आज का जो हमारा मॉडर्न तिरुचि वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, सदर्न आंध्र प्रदेश की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है अभी मैप में दिखाया था कि सदर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में प्रेजेंट डे के जो है ये रूल करते थे। तो ये कहाँ रूल करते थे, मॉडर्न डे तिरुचि डिस्ट्रिक्ट सदर्न आंध्र प्रदेश की, ये वहां पर रूल करते थे। और जो इनकी कैपिटल थी वो पहले जो थी वो थी उरैयूर, और बाद में इन्होंने शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल, वो आ गए थे पुहार में। तो ये आप याद रखिएगा कि जो चेर थे उनकी कैपिटल थी वंजी, और वो रूल करते थे मॉडर्न डे केरला वाले एरिया में। वहीं अगर हम बात करें चोलास के बारे में, तो ये लोग रूल करते थे सदर्न आंध्र प्रदेश, जो मॉडर्न सदर्न आंध्र प्रदेश है वहां पर, और इनकी कैपिटल जो पहले थी वो थी उरैयूर, फिर उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल पुहार में। तो जो चोलास के, संगम चोलास यानी उस टाइम के जो इंपॉर्टेंट किंग हैं वो हैं करिकाल। करिकाल वाज अ फेमस किंग ऑफ दैट टाइम। ठीक है, और इनके बारे में जो है हमें पता लगता है, वो पता लगता है पत्तीना पल्लई से। उससे जो है हमें करिकाल की अर्ली लाइफ और मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में पता लगता है। और उस वहां से हमें पता लगता है टू इंपॉर्टेंट बैटल्स का। पहली जो थी वो थी बैटल ऑफ वेन्नी, जिसके अंदर इन्होंने कॉन्फेडरेसी यानी कि एक गठजोड़ को, जो कि था चेराज का, पंड्याज का और 11 माइनर चीफ्टेन्स का, इन तीनों की कॉन्फेडरेसी को जो है अकेले बैटल ऑफ वेन्नी में करिकाल, जो कि चोला किंग थे, उन्होंने हराया था। ओके, वहीं अगर हम बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में, वो बैटल है वही परंडलई की, वही परंडलई की बैटल है वो। और वो जो है बोला जाता है कि 9 एनिमी चीफ्टेन्स के साथ हुई थी। ठीक है, पहले हुई थी जो, वो हुई थी 3 मिलिट्री कॉन्फेडरेसीज के साथ, जिसमें चेर भी थे, पंड्या भी थे और 11 अदर माइनर चीफ्टेन्स भी थे। वहीं हम बात करें वही परंडलई की, वो भी एक इंपॉर्टेंट बैटल है चोलास के रूलर कारिकाल के लाइफ के बारे में, और ये हुई थी 9 एनिमी चीफ्टेन्स के साथ, और इन्होंने इनमें भी ये जो है जीत के आए थे। तो बोला जाता है कि जो करिकाल है उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स ने उनको उनको जो है ओवरलोड बना दिया था तमिल कंट्री का, यानी कि उनका जो उस टाइम पे करिकाल के अंडर काफी हद तक कंट्रोल था चोलास का सदर्न इंडिया में, यानी तमिल कंट्री के अंदर। वहीं अगर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, जो चोलास के अंडर था, तो माना गया है कि वो सबसे ज्यादा फ्लोरिश था, और उसके लिए जो करिकाल हैं उनको माना गया है कि दैट जो जितना भी फॉरेस्ट लैंड्स था उसको वो कल्टीवेशन के अंडर लाए, फॉरेस्ट लैंड ब्रॉट अंडर देम अंडर कल्टीवेशन। ओके, सो इससे क्या हुआ, और कल्टीवेशन शुरू हुई, प्रॉस्पेरिटी आने लगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करिकाल। और बोलते हैं कि दैट ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी इरिगेशन टैंक्स ऑन द रिवर कावेरी आल्सो फॉर द इरिगेशन, कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इन्होंने जो है कावेरी रिवर के ऊपर इरिगेशन टैंक्स भी बनाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट चोलास एंड इट्स इंपॉर्टेंट रूलर करिकाल। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि जो चोलास हैं ये मॉडर्न डे तिरुचि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जो है ये रूल करते थे, और इनकी पहली कैपिटल थी उरैयूर, उसके बाद इन्होंने पुहार शिफ्ट कर ली कैपिटल। करिकाल इनके फेमस किंग थे संगम एज के, और उनकी लाइफ के बारे में हमें पता लगता है पत्तीना पल्लई से, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स का डिस्कशन है। और वहीं जो है इन्होंने, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से,
तो इन्होंने फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाए थे ये, और काफी सारे इरिगेशन टैंक्स भी बनाए थे इन्होंने कावेरी रिवर के ऊपर। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पंड्यास, जिनको काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों? बिकॉज दे वर द ओनली पैटर्न ऑफ द संगम लिटरेचर। संगम ऑफ द संगम जितनी भी एकेडमीज हुई थी, उन्हीं पंड्यास ने ही जो है उनको रॉयल पैट्रनेज दी थी। तो देखा जाए तो जो पंड्यास थे वो प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु, अगर हम आज का तमिलनाडु देखें, उसका साउथ वाला हिस्सा देखें, उसमें जो है ये लोग रूल करते थे, और जो इनकी कैपिटल थी वो थी मदुरई। और जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, अर्ली किंग्स हैं पंड्यास के, वो हैं नेडियोन, वो है नेडियोन, पाल्यागसलई और मुदु कुदुमी, पेरू वल्लुधी, और उसके बाद है मुदथी मरण। ये जो है कुछ 3-4 किंग्स जो है इंपॉर्टेंट है। वहीं माना जाता है कि जो नेंदु चेलियान्स थे, ये 2 माने गए हैं इनको, नेंदुन चेलियान्स को, ये भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे। द फर्स्ट जो है उनको बोला गया है आर्या पड़ई कदंत नेंदुन चेलियान, और इनका ये आर्या पड़ई क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज माना गया है कि दैट इन्होंने आर्यन फोर्सेस को जो है हराया था। ओके, ही वॉन ओवर द आर्यन फोर्सेस, इसलिए इनका नाम पड़ा आर्या पड़ई कड़ंत नेंदुन चेलियान। ओके, बोला गया है कि जो ये इन्होंने ही जो है, ही वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन फॉर विच कणगी बर्न्ड मदुरई। हम ये एक स्टोरी है कि जो है एक आर्य पड़ई नेंदुन चेलियान किंग थे, उन्होंने ही जो है कोवलन को जो है एग्जीक्यूट कर दिया था। उसके बाद जो है कणगी, जो कि कोवलन के साथ रिलेशनशिप में थी, उन्होंने पूरा का पूरा मदुरई जो है जला दिया था। ओके, तो एक स्टोरी है ये पंड्यास के टाइम पे, संगम एज में। वहीं जो दूसरे इंपॉर्टेंट किंग हैं पंड्यास के, वो है तल्लैयलगनट्टू चेरू वेनरा। सॉरी यार, ये जो नेम्स हैं ये एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब टफ नेम्स हैं, तो इनको प्रोनाउंस करने में बार बार थोड़ी दिक्कत हो रही है। बोला गया है कि ही वॉन बैटल एट द तेलयनगमन, तो इसलिए इनका नाम जो है पड़ गया तेलयनगमन नेंदुन चेलियान। और इन्होंने ही जो इनको जो प्रेज किया है वो किसने करा है, इनके बारे में किसने बताया है? नकिरार ने और मनगुडू ने बताया इनके बारे में। और इन्होंने ही जो है टाइटल लिया था इधर तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जो ये जो जगह है तेलयनगनम गमन, ये जो है तंजौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो इसी बैटल को जीतने के बाद इन्होंने टाइटल लिया तेलैयल गन्नटू चेरू वेनरा। ओके, आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ तल्लैयालन गनम, इसकी बैटल को जीतने के बाद इन्होंने ये टाइटल लिया। सो इन बैटल्स को जीतने के बाद जो है नेंदु चेलियान थे, इन्होंने पूरा का पूरा तमिलनाडु पर कंट्रोल कर लिया, यानी थोड़ा जो चोलास के अंडर एरिया था वो भी इनके अंडर आ गया। और अगर हम बात करें उस टाइम के जो हमें पंड्यास के बारे में पता लगता है, वो कौन सा टेक्स्ट है? वो है मदुरई कंजी। मदुरई कंजी से हमें पता लगता है इनके बारे में, जिसको लिखा था मांगुड़ी मारुथनर ने। और उन्होंने जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया है कि पंड्यास के अंदर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। और उन्होंने ही जो है कोरकई जो है फेमस सी पोर्ट है पंड्यास का, उसके बारे में भी लिखा गया है मदुरई कंजी के अंदर। ओके, वहीं अगर देखा जाए लास्ट और फेमस किंग जो हुए पंड्यास के, वो हुए उगीरा पेरू वलधु। ये जो थे लास्ट किंग्स थे पंड्यास के। माना जाता है कि जब पंड्या रूल जो है डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद कालभराज ने जो है इन्वेजन से हुआ था, कालभराज की इन्वेजन से जो है पंड्यन रूल डिक्लाइन हुआ था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पंड्यास। जो पंड्यास, अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं, जो पंड्यास थे वो सदर्न डे तमिलनाडु में रूल करते थे, और मदुरई उनकी कैपिटल थी। नेदियोन, पल्लागसलई, मुडुकुडुमु और मुदथिरू मरण, ये जो थे इंपॉर्टेंट किंग्स थे। और फिर 2 इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं नेंदु चेलियान्स,
तो इन दो ने जो है, एक जो है पहले जो है वो है आर्यपड़ाई कदंत नेदुनचेलियान, जिनको माना जाता है कि इन्होंने आर्यन फोर्सेस को हराया था। उसके बाद इन्होंने आर्यपड़ाई का टाइटल लिया और इन्होंने ही जो है कोवलन को एग्जीक्यूट करा था, जिसके बाद कणगी ने जो है पूरा का पूरा मदुरई बर्न कर दिया था। वहीं जो दूसरे नेदुनचेलियान है वो है तलैयलन गनट्टू चेरुवेनरा, जिन्होंने जो है तलैयलंगनम की जो है बैटल जो है जीती थी। उसके बाद जो है ये टाइटल लिया था तलैयलंगनट्टू चेरुवेनरा, और ये जो तलैयलंगनम है ये तांजोर में है। ओके, इसके बाद जो है इन्होंने अंटायर तमिलनाडु वाले एरिया के ऊपर जो है अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। और पंड्यास के बारे में जो हमें पता लगता है वो हमें पता लगता है मदुरई कणजी से। मदुरई कणजी से हमें पता लगता है इनके बारे में, जो कि लिखी किसने थी? मानगुड़ी मरुथुनर ने। ओके, इससे हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पंड्यास के टाइम पे पता लगता है। वहीं जो लास्ट रूलर थे वो थे उगीरा पेरुवलद्दू, और इनके बाद जो है इन्वेजन हुआ था किनका? कालभरास का। उन्होंने जो है पांड्यास को हरा दिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट पंड्यास। वहीं अगर हम बात करें साथ में और जो माइनर चीफ्टेन्स थे चोल चेर पंड्या के अलावा, जो छोटे छोटे और किंगडम्स थे, तो उनमें है परी, करी, ओरी, नल्ली, पेगान, एंड आर्यमन। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर माइनर चीफ्टेन्स हैं उस टाइम पे। ठीक है, वहीं जो सबसे हालांकि माना जाता है कि ये जो है फिर भी स्टिल देवर सबऑर्डिनेट टू द चेर, चोल एंड पंड्यास। ओके, और इन्हीं को कलेक्टिवली बोला गया है कड़ई, येलू, वलगन। इन माइनर चीफ्टेन्स को कलेक्टिवली बोला गया है कड़ई, येलू, वलगन। तो ये जो है था पंड्यास की मतलब संगम पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। नाउ कमिंग टू द संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था संगम पीरियड में। तो जो हेड होता था वो होता था किंग, यानी कि मोनार्क। मोनार्क यूज्ड टू बी द हेड। और जो ये क्राउन था ये क्या था? हेरिडेटरी था, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र ही जो है राजा बनेगा। और जो किंग है ही वाज असिस्टेड बाय अ लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल, जो कि 5 काउंसिल्स में डिवाइडेड थी। पहले थे मिनिस्टर्स, जिनको क्या बोला गया है? अमैचर। अमैचर के नाम से इनको जाना गया है। दूसरे थे प्रीस्ट, जिनको बोला गया अंथनार के नाम से जाना गया है। वहीं थे मिलिट्री कमांडर्स, जिनको बोला गया है सेनापत। उसके बाद थे एनवॉयज, जो है थुत्थर बोला गया है उनको। और वहीं थे स्पाइस, उसके बाद 5th वन, जिनको बोला गया ओर्रर। तो जो मिनिस्टर्स होते थे ये करते थे डील एडमिनिस्ट्रेशन से, डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। जो प्रीस्ट थे वो रिलीजियस से डील करते थे। जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो आर्मी कंक्वेस्ट से डील करते थे, जो भी आर्मी वगैरह होते थे। जो एनवॉयज थे थुत्थर थे, वो जो है जो मतलब जितनी भी माइग्रेशंस वगैरह है और जो भी आ जा रहा है ये उससे डील करते थे। और जो स्पाइस थे वो जो है एक इंटेलिजेंस से डील करते थे, यानी कि क्या चल रहा है टेरिटरी के अंदर उससे डील करते थे। तो दीज 4 असिस्ट द किंग। ये जो है पांचों के पांचों क्या करते थे? किंग को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, अगर हम देखें इनके किंग्स के बारे में, सो इन्होंने कुछ टाइटल्स भी लिए। जैसे कि चेर किंग ने टाइटल्स लिए, चेरा किंग्स ने टाइटल लिए वनवरंबन, वनवन, कुट्टुवन, एरुम्पोरई और विल्लावर। ये कुछ टाइटल्स लिए चेरा किंग ने। और चोला किंग ने जो टाइटल्स लिए वो लिए सेन्नी, वलवन और किल्ली। ये कुछ टाइटल्स हैं जो इन किंग्स ने लिए। और पंड्या किंग्स जो हैं उन्होंने टाइटल्स लिए थिन्नावर एंड मिन्नावर। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा उन्होंने टाइटल लिए थे महाराजा, महाराजा धीराज एंड इस टाइप से। तो इन लोगों ने भी जो डिफरेंट टाइटल्स लिए। वहीं अगर हम बात करें स्टेट एम्बलम्स के बारे में, यानी स्टेट सिंबल्स के बारे में, तो जो इनके क्या कहते हैं आपको फ्लैग होते थे, तो डिफरेंट फ्लैग्स पे जो है इनके स्टेट सिंबल्स बने हुए होते थे। जो चेर डायनेस्टी है, इनका जो सिंबल था वो था बो एंड एरो, यानी कि ये जो फ्लैग है ये किसका है? ये है चेर का, ये चेराज के है। और फिर जो हम बात करें चोला डायनेस्टी की, तो इनमें है जंपिंग टाइगर,
ये कौन है? ये है चोलाज, ये चोलाज हैं, चोल है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें पंड्या डायनास्टी के बारे में, तो पंड्यन डायनास्टी में है ट्विन फिश, इनका जो एम्बलम था वो था ट्विन फिश, ये पंड्याज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग था वो किससे असिस्टेड था? 5 काउंसिल से, मिनिस्टर्स, प्रीस्ट, मिलिट्री कमांडर्स, एनवॉयज एंड स्पाइस। और वो डिफरेंट टाइप के टाइटल्स लेते थे और उनके पर्टिकुलर स्टेट एम्बलम्स यानी स्टेट सिंबल्स थे। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द संगम सोसाइटी, कि उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी। तो हमें सोसाइटी के बारे में पता लगता है तोलकाप्पियम से। जो तोलकाप्पियम टेक्स्ट है सेकंड संगम का, उससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। जो सोसाइटी है वो 4 कास्ट में डिवाइडेड थी। जो मेन है वो जो है वो अरासर, अंथनार, वणिगर और वेल्लावर। अगर हम बात करें अरासर की, तो ये कौन थे? ये थे रूलिंग क्लास थी। जो अंथनार थे ये थे रिलीजन और संगम मतलब पॉलिटी और रिलीजन में ये लोग वर्क करते, यानी कि हमारे जैसे ब्राह्मण्स हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो ये काइंड ऑफ ब्राह्मण्स थे। आरासर जो थे ये क्या थे? ये क्षत्रियास थे। अथनार्स क्या थे? ये ब्राह्मण्स थे। और जो वणिगर्स थे ये थे ट्रेड एंड कॉमर्स से डील करने, यानी मर्चेंट कम्युनिटी, जो कि ऊपर नॉर्थ इंडिया में थे वैश्यास। तो वैश्यास और वणिगर्स एक है, अंथनार्स और ब्राह्मण्स एक है, आरासर और क्षत्रियास एक है। मतलब मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। वहीं जो बात करें वेल्लालास की, इनको माना गया एग्रीकल्चरिस्ट, कि ये लोग एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है यहाँ पर भी 4 कास्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। रूलिंग क्लास और रिलीजन से डील करने वाले, ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले और एग्रीकल्चरिस्ट। और देखा गया है कि साथ साथ कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी थे उस टाइम पर। ट्राइबल ग्रुप्स भी थे जो थे पराथवर, पन्नार, एइनार, कड़म्बर, मारावर एंड पुल्लैयार। ये सब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी थे। तो जो संगम सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो आगे सब 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि थे अरासर, अनंतनार, वणिगर एंड वेल्लार। और वहीं दूसरी तरफ जो थे वो ट्राइबल ग्रुप्स भी थे उस टाइम पे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द संगम सोसाइटी। नाउ कमिंग टू द रिलीजन, जो संगम रिलीजन है, तो जो उनकी मेन गॉड थे वो थे मुरुगन, ठीक है। वो जो थे मेन गॉड थे, प्राइमरी डाइटी थे। मुरुगन वॉज द प्राइमरी डाइटी ऑफ द संगम पीरियड। सो जो मुरुगन है इनकी वर्शिप थी, उसको काफी सारे फेस्टिवल्स के साथ देखा गया। उसको मतलब ये जो इनकी वर्शिप होती थी वो काफी सारे फेस्टिवल्स के बारे में है, कि बहुत सारे फेस्टिवल्स के टाइम पर मुरुगन की वर्शिप होती थी, इसलिए इनको प्राइमरी डाइटी माना गया है। और इन फेस्टिवल्स का जिक्र है संगम लिटरेचर के अंडर। ओके, वहीं बात करें इनके बारे में, मुरुगन के बारे में, तो माना गया है इनके 6 अवार्ड्स हैं, जिनको बोला गया है एरुपड़ई वेडू, ठीक है। एरुपड़ई वेडू आर द 6 अवार्ड्स ऑफ द मुरुगन। सो मुरुगन वॉज द प्राइमरी डाइटी एट द संगम पीरियड। साथ साथ कुछ अलग गॉड्स भी हैं, अलग इंपॉर्टेंट गॉड्स भी हैं, जो जिनमें है विष्णु, जिनको बोला गया है मयान। दूसरे हैं इंद्र, जिनको बोला गया है वेंदन। फिर है वरुण और फिर है कोरवई। तो ये कुछ जो है अदर इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, इनकी भी वर्शिप होती थी। साथ साथ जो है उस टाइम पे हीरो स्टोन्स भी हुआ करते थे, जिनको बोला गया नडुकल। इनकी वर्शिप भी बहुत सिग्निफिकेंट थी उस टाइम पे। अब ये हीरो स्टोन्स क्या होते थे? ये होते थे उन रूलर्स के या उन सोल्जर्स के या कमांडर्स के जिनको वेलर, यानी कि जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी वॉर्स के टाइम पे। सो हीरो स्टोन्स भी जो है बनाए जाते थे और उनकी पूजा होती थी, यानी कि जो लोग वॉर्स में ब्रेवरी दिखाते थे, वेलर जिनको मिलता था, उन लोगों की भी जो है पूजा होती थी उस टाइम पे। सो दिस वाज अबाउट द संगम रिलीजन। ओके, मुरुगन वॉज द प्राइमरी डाइटी, जिनके माना गया कि 6 अवार्ड थे, और उन अवार्ड्स को बोला गया है अरुपड़ई वेडू, ठीक है। और उसके अलावा जो 4 गॉड्स थे वो थे विष्णु, इंद्रन, वरुणन और कौरवई। इनकी भी पूजा होती थी साथ में।
और वहीं जो है हीरो स्टोन्स भी होते थे जिनको बोला गया नडुकल, जो कि लोग ब्रेवरी दिखाते थे और उनके वॉर्स में उनको, ठीक है, उनकी भी पूजा होती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट संगम रिलीजन। नाउ कमिंग टू द संगम पोजीशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन्स की क्या पोजीशन थी संगम टाइम पे। अगर हम वुमेन पोजीशन की बात करें तो उसके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है संगम लिटरेचर से। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे देखा गया कुछ वुमेन पोएट्स भी थी, जैसे कि अवैयर, नच्छेलरई एंड ककई पडिनर। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन पोएट्स थी और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था तमिल लिटरेचर में। वहीं बात करें हम जो ये वुमेन पोएट्स थी और अदर पोएट्स, तो इन्होंने काफी पोएम्स में वुमेन के करेज के बारे में भी लिखा गया है। बताया गया है कि कैसे वुमेन कितनी करेजियस वुमेन्स थी उस टाइम पे। और साथ साथ जो है हाईएस्ट वर्च्यू करपू, और यानी कि चस्ते लाइफ को जो है हाईएस्ट वर्च्यू माना गया है वुमेन की। करपू वाज द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ द वुमेन। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में, तो लव मैरिज वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। लव मैरिजेस होती थी उस टाइम पर भी। वुमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, यानी उनको लाइफ पार्टनर चूज करने का हक होता था। बट जब वो विडो हो जाती थी तो उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल थी, यानी कि उनकी हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। और अगर देखा जाए तो जो सती की प्रथा है वो भी उस टाइम पर प्रेवलेंट थी, यानी कि सती का भी हमें जिक्र मिलता है। हालांकि उसको माना गया है कि वो जो हायर स्टेटा की, मतलब हायर वुमेन्स थी, हायर सोसाइटी की वुमेन्स थी, उनमें ज्यादा प्रैक्टिस होती थी। और जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से अगर देखा जाए तो वुमेन्स जो थी वो डांसर्स भी थी, जिनको किंग्स और जो नॉबल्स हैं वो पैटर्नाइज करते थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन्स जो थी पोएट्स भी थी और वुमेन की करेज के ऊपर काफी सारी पोएम्स भी लिखी गई हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो लव मैरिज कॉमन थी। उनको अधिकार था अपना पार्टनर चूज करने का वुमेन्स को। हालांकि अगर उनका पार्टनर, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो विडोज की लाइफ थी वो काफी ज्यादा मिजरेबल थी। और अगर बात करें सती प्रथा के बारे में तो उसके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। हालांकि वो माना गया है कि जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो हायर सोसाइटी की वुमेन्स थी, उनमें ज्यादा था। नाउ कमिंग टू द फाइन आर्ट्स, की जो आर्ट्स और कल्चर में जो है क्या कंट्रीब्यूशन है संगम का। संगम टाइम में क्या आर्ट्स थे, तो जो डिफरेंट आर्ट, यानी कि पोएट्री, म्यूजिक और डांसिंग, ये जो थे पॉपुलर थे बहुत ज्यादा। पोएट्री, म्यूजिक एंड डांसिंग। और काफी ज्यादा डोनेशंस भी दी जाती थी किंग्स के थ्रू पोएट्स को, ठीक है। वहीं बात करें हम रॉयल कोर्ट्स की, तो ये जो पोएट्स थे, जो म्यूजिक्स वगैरह करते थे और जो डांसर्स वगैरह थे, ये जो है रॉयल कोर्ट्स में इनका पैट्रन भी था। दे वर ऑल्सो फाउंड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑल्सो, और इनको बोला जाता था पन्नर और विरलैयर, इनको इन दो नामों से जाना जाता था। और अगर बात करें तो उस टाइम पर कुछ फोक सॉन्ग्स भी होते थे और फोक डांसेस भी होते थे, जो कि काफी ज्यादा डेवलप हुए उस टाइम पर। और उस टाइम पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स भी थे, जो कि जिनका जिक्र हमें संगम लिटरेचर में जो है मिलता है। ड्रम्स किस लिए, यानी कि बीट के लिए, डांस वगैरह करने के लिए, रिदम देने के लिए। ओके, सो डांसिंग जो थी वो परफॉर्म करी जाती थी कन्नई गैयर के द्वारा। कनगैयर dances were performed by Kannaigars, and Kuthu was the most popular source of entertainment at that time. So this was all about the फाइन आर्ट्स एट दैट टाइम, यानी पोट्री, म्यूजिक और डांसिंग हुआ करते थे। और इनको रॉयल कोर्ट्स में जो ये लोग थे पैटर्न था इनको, और साथ में किंग्स वगैरह, नोबल्स वगैरह इनको डोनेशंस भी देते थे। और ड्रम्स वगैरह यूज होते थे बीट्स के लिए, रिदम के लिए। ओके, और कुत्थू जो था बहुत इंपॉर्टेंट था आर्ट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। सो दिस वाज अबाउट द फाइन आर्ट्स। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द संगम एज, दैट इज द इकोनॉमी। बिकॉज एज यू ऑल नो, विदाउट इकोनॉमी देयर इज नथिंग। इकोनॉमी के बिना कुछ नहीं हो सकता। एज यूजुअल, जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन। और इनकी जो कॉमन क्रॉप थी वो थी राइस। हालांकि राइस के अलावा ये लोग रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनामन एंड अदर वेराइटी ऑफ फ्रूट्स भी जो है ये उगाते थे। दीज वर द अदर क्रॉप्स ऑल्सो, बट राइस वॉज द कॉमन क्रॉप। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, तो उसमें वीविंग भी मिलती है, मेटल वर्क्स भी मिलते हैं, कारपेंट्री भी मिलती है, शिप बिल्डिंग भी मिलती है और ऑर्नामेंट्स भी हमें मिलते हैं जो कि बीड्स, स्टोन्स और आइवरी से बने हुए थे। ठीक है, सो ये तो हो गया हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, सो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज देयर। इंटरनल ट्रेड यानी इनलैंड ट्रेड जो कि इनलैंड होता था, और फॉरेन ट्रेड यानी कि जो ओवरसीज होता था। ओके, सो द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज द बार्टर सिस्टम ओनली। ये लोग भी बार्टर सिस्टम से ही डील करते थे, यानी कि अगर एक आदमी के पास एप्पल है और दूसरे के पास वीट है, सो दे बो इफ इसको वीट चाहिए और इनको एप्पल चाहिए, तो ये आपस में क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। ओके, अब हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में, तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स की जो साउथ इंडिया और ग्रीक किंगडम्स हैं, इनके बीच में ट्रेड था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थी रोमन अंपायर। रोमन अंपायर के साथ इन लोगों का बहुत ज्यादा ट्रेड था। हालांकि रोमन अंपायर के फॉल के बाद, उसके बाद जो है वो ग्रीक किंगडम्स के साथ इनका ट्रेड शुरू हो गया। और पुहार की जो पोर्ट सिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, वहीं अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लैंड की, तो जो लैंड है हमें तोलकाप्पियम से पता चलता है। तोलकाप्पियम जो टेक्स्ट है संगम, सेकंड संगम का, उससे पता चलता है कि दैट देयर वाज अ 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड, यानी कि जो लैंड है वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड था। और उसी के बेसिस पर लोगों की ऑक्यूपेशंस भी जो थी वो एक तरीके से डिटरमिन थी। पहली जो लैंड है का एग्जांपल दिया गया है वो है कुरिंजी। ये जो लैंड थी होती थी हिली ट्रैक्स में, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते थे वहां पे। और जो यहाँ की चीफ ऑक्यूपेशन थी वो थी हंटिंग या हनी कलेक्शन। ओके, जो सेकंड टाइप की लैंड थी वो थी मुल्लई, जो कि पैस्टोरल लैंड थी। और यहाँ की जो चीफ ऑक्यूपेशन थी वो थी कैटल रियरिंग और डेयरी प्रोडक्ट से डील करना। वहीं अगर हम बात करें थर्ड टाइप की लैंड के बारे में, वो थी मरुदम, जो कि थी एग्रीकल्चरल लैंड, और इन लोगों की चीफ ऑक्यूपेशन क्या थी, एग्रीकल्चर। फोर्थ टाइप की लैंड थी वो थी नेडल, जो कि कोस्टल लैंड थी, और इन लोगों की चीफ ऑक्यूपेशन क्या थी, शिपिंग, फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना। और जो फिफ्थ टाइप की लैंड थी वो थी पल्लई, यानी कि डेजर्ट एरिया, और इन लोगों की चीफ ऑक्यूपेशन क्या थी, रॉबरी, यानी ये लूट मार करते थे। ठीक है, सो अगर हम बात करें संगम इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, राइस एक इंपॉर्टेंट क्रॉप थी, कॉमन क्रॉप थी, उसके अलावा रागी, शुगर किन, कॉटन वगैरह भी अलग क्रॉप्स थी उस टाइम पर। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो वीविंग, मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग और मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, ये सब थे। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड दोनों थे, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज था बार्टर सिस्टम। पहले इन लोगों के साथ एक्सटर्नल ट्रेड था रोमन एम्पायर के साथ, फिर उसके बाद ग्रीक्स के साथ भी इनका ट्रेड के एग्जांपल्स मिले हैं एक्सकेवेशंस वगैरह में और सोर्सेज से। और पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी पुहार की। वहीं अगर हम बात करें लैंड की, जो लैंड थी वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड थी, और इसके बारे में हमें पता लगता है तोलकाप्पियम से। ठीक है, तो पहली लैंड थी कुरिंजी, दूसरी थी मुल्लई, तीसरी थी मरुडम, चौथी थी नेडल और पांचवी थी पल्लई। सो दिस वाज द 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड एंड ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द संगम एज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। इसके अंदर हमने संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, संगम पीरियड की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, और उनके कल्चरल और रिलीजियस इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा इसके अंदर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन खत्म करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सो यू कैन यूज आवर रेफरल कोड दैट इज रैंक 10। आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और इससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी प्लस क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। तो गाइस गो and subscribe Unacademy Plus and use our referral code that is rank 10. Okay, so thank you, have a good day, take care.